नमस्कार, मैं BD अग्रवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट। जैसे कि हम चर्चा करते रहे हैं विभिन्न सब्जेक्टों पर, आज चर्चा करेंगे पार्टीशन ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या है इनकम टैक्स में और हिंदू लॉज में। जहाँ तक इनकम टैक्स का सवाल है, इसको हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के दो असेसमेंट, एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में, दूसरा HUF की कैपेसिटी में। इंडिविजुअल मीन्स द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल, HUF मीन्स द इनकम ऑफ द HUF मीन्स परिवार की आमदनी। तो ऐसे दो असेसमेंट इनकम टैक्स में होते हैं, इंडिविजुअल और HUF। तो टैक्स प्लानिंग के लिए ये एक बहुत अच्छा टूल है और लोग इसको यूज कर रहे हैं सिंस इंसेप्शन। लेकिन अभी हमने देखा है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के पार्टीशन का ट्रेंड बना हुआ है और लोग का चार्ज अब HUF स्टेटस में ज़्यादा नहीं है। उसके कई कारण हैं, जैसे इंडिविजुअल में जो टैक्स स्लैब हैं, इनकम 12 लाख की टैक्स फ्री हो गई, लेकिन HUF में वो पुरानी इनकम ही है। दूसरा, वो नज़र आता है कि बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं है, इसलिए लोगों की टेंडेंसी इसको पार्टीशन की तरफ है। तो इसके अंदर खाली यही कारण नहीं है, इसके अलावा और बहुत से कारण हैं जो कि HUF की पार्टीशन को प्रमोट करते हैं। सबसे मुख्य कारण जैसे तो मैंने इनकम टैक्स ही बताया। दूसरा, बैंक जो है HUF को प्रमोट नहीं करती। यदि आपने बैंक से फाइनेंस लेना है तो वो HUF की कैसे कैपेसिटी में आपको लोन देने में बहुत दिक्कत होती हैं। HUF प्रॉपर्टी को मॉर्गेज नहीं करते और उसकी जो दिक्कतें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो बैंक इनको प्रमोट नहीं करती। सबसे मुद्दा ये भी है। दूसरा क्या है, यदि आप कोई प्रॉपर्टी HUF की बेचने जा रहे हैं, रियल इस्टेट बेचने जा रहे हो, उसमें भी बहुत दिक्कत है। आज लोग HUF की प्रॉपर्टी को सौदा इसलिए नहीं करते कि कहीं कोई क्लेमेंट ना निकल आए, तो इसलिए वहाँ भी दिक्कत है। दूसरा, जब से हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है 2005 से, और जो मैरिड डॉटर है उसका भी HUF की प्रॉपर्टी में राइट हो गया। हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से जैसा हम सुनते आए हैं, करते आए हैं, शादी के बाद मैरिड फीमेल का राइट अपने मायके से चला जाता है और ससुराल में जाके मिल जाता है। लेकिन हिंदू सक्सेशन एक्ट उसको पूरा राइट देती है और उसका राइट बेटे के बराबर होता है। तो ये भी एक बहुत दिक्कत का कारण है कि जो प्रॉपर्टी HUF में है, लोग उसको डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि बेटी का जहाँ तक सवाल है वो उसकी शादी पर जो भी कुछ देना होता है, सेटल करना होता है, जनरली सेटल कर देते हैं। तो ये मुख्य कारण है जिसके कारण आज पार्टीशन HUF का ज़्यादा हो रहा है। अब HUF को कौन कौन से लॉ गवर्न करते हैं? HUF को गवर्न करते हैं दो लॉ। नंबर 1 हिंदू सक्सेशन एक्ट और पर्टिकुलरली सेक्शन 6 हिंदू सक्सेशन एक्ट का, और दूसरा लॉ है इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 171 एंड ऑनवर्ड्स। और अब नाउ सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट 25 में ऑलमोस्ट वही प्रोविजन आ गए हैं, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन मुझे याद नहीं है, लेकिन बता दूंगा क्या है कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन। लेकिन वो सेम चीज़ है जो सेक्शन 171 में प्रोविज़न है, वही इसमें प्रोविज़न है। तो ये दो लॉ हैं जो हिंदू HUF को गवर्न करते हैं। इन दोनों लॉ में फ़र्क क्या है? जब जो हिंदू लॉ है वो ये कहता है कि आप पार्शियल पार्टीशन कर सकते हैं, फुल पार्टीशन कर सकते हैं, जितना मर्जी कर सकते हैं। जबकि इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि यदि HUF का फुल पार्टीशन नहीं है तो वो पार्टीशन नहीं माना जाएगा, और भले ही आपने पार्शियल पार्टीशन कर लिया है तो भी उसकी सारी इनकम ऐसे मानी जाएगी कि HUF ख़त्म नहीं हुई है और सारी इनकम में जुड़ जाएगी। जबकि हिंदू लॉ के मुताबिक इसका पार्शियल पार्टीशन हो सकता है। दूसरा, हिंदू लॉ के हिसाब
एक जॉइंट प्रॉपर्टी है आपकी, उसको मेट एंड बाउंड्स में बंटवारा करने की ज़रूरत नहीं है। मान लो 500 गज का प्लॉट है, 2 भाई हैं और उन्होंने बंटवारा कर लिया, तो इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि वो जो प्लॉट है उसमें बीच में दीवार खींचनी चाहिए, मेट एंड बाउंड्स के अंदर होना चाहिए, जबकि हिंदू लॉ कहता है कि उसकी दरकार नहीं है। तो इस तरीके से ये इन दोनों एक्ट में प्रोविजन फ़र्क है। और हिंदू जो लॉज है वो थोड़े से लिबरल हैं, जबकि इनकम टैक्स एक्ट बहुत रिजिड है कि पार्टीशन मेट एंड बाउंड्स में चाहिए। अब पार्टीशन का मतलब क्या है? पार्टीशन का मतलब है, पार्टीशन इज द एलिमिनेशन ऑफ द स्टेटस ऑफ द एचयूएफ। मतलब हिंदू और अनडिवाइडेड फैमिली का एक तरीके से स्टेटस खत्म हो रहा है, जो ब्रांच है जो वो अलग अलग जिम्मेदारी संभालेंगी। अंडर हिंदू लॉ वंस स्टेटस एचयूएफ इज पुट टू एंड, देयर इज नोशनल डिवीजन ऑफ द प्रॉपर्टी एमंग द मेंबर्स एंड जॉइंट ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी कम्स टू एंड। मतलब एक तरीके से जो जॉइंट प्रॉपर्टी है उसका बंटवारा होकर इंडिविजुअल हैंड में आ जाती है, ये कहते हैं पार्टीशन। अब पार्टीशन कितने तरह के होते हैं? पार्टीशन 2 तरह के होते हैं। एक पार्टीशन होता है पार्शियल पार्टीशन। पार्शियल पार्टीशन 2 तरह का होता है। एक पार्शियल पार्टीशन होता है कि कुछ संपत्तियों का आपस में बंटवारा कर लिया, जैसे मान लो 4 मकान हैं या मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी का बंटवारा कर लिया और इमूवेबल प्रॉपर्टी जॉइंट फैमिली में रही, इसको कहते हैं पार्शियल पार्टीशन। और फुल पार्टीशन का मतलब होता है कि सारी एसेट्स हैं उनका पूरी तरह से बंटवारा करना। तो हिंदू लॉ पार्शियल पार्टीशन को परमिट करते हैं, जबकि इनकम टैक्स जो है वो पार्शियल पार्टीशन को 31 दिसंबर 2078 के बाद जो पार्टीशन है वो फुल पार्टीशन चाहिए, इससे पहले पार्शियल पार्टीशन बाज परमिटेड है। एक इंपॉर्टेंट इशू इसमें यह है कि आफ्टर डेथ ऑफ द फीमेल मेंबर, आफ्टर डेथ ऑफ द मेंबर देयर विल बी ऑटोमेटिक पार्टीशन एंड द फैमिली शैल रिमेन जॉइंट। मतलब किसी परिवार के किसी सदस्य की डेथ हो जाती है, मान लो कर्ता की डेथ हो जाती है, तो एचयूएफ का बंटवारा नहीं होगा, बटेगी नहीं, वो कंटिन्यू करेगी। इसी तरीके से बंटवारा जो है ग्रुप में भी हो सकता है, जैसे 4 भाई हैं तो 2 भाई एक ग्रुप में आ गए, 2 भाई एक ग्रुप में आ गए, इस तरीके से भी बंटवारा किया जा सकता है। अब इनकम टैक्स के टैक्स इम्प्लीकेशन क्या है? टैक्स इम्प्लीकेशन क्या है जो इनकम टैक्स का रेफरेंस है उससे हम संबंध में है। तो इनकम टैक्स में यदि आपका फुल पार्टीशन है तो जो आपकी एचयूएफ खत्म हो जाएगी और जो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ जो इंडिविजुअल मेंबर को मिल जाएगी और उनसे मिलने वाली आय उनकी आमदनी में जुड़ेगी और उस पर टैक्स लगेगा और एचयूएफ पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। और इन केस ऑफ पार्शियल पार्टीशन, जैसे मैंने पहले भी बताया है, 31 दिसंबर 2078 तक पार्शियल पार्टीशन परमिटेड था, लेकिन 31 दिसंबर 78 के बाद पार्शियल पार्टीशन अंडर इनकम टैक्स परमिटेड नहीं है। यदि आपने पार्टीशन कर भी लिया है तो भी जो इंडिविजुअल एसेट्स का बंटवारा किया है उन एसेट्स पर जो भी आमदनी होगी वो एचयूएफ की आमदनी में ही मानी जाएगी और उस पर ही टैक्स लगेगा। अब एचयूएफ का बंटवारा कौन कर सकता है, कौन क्लेम कर सकता है? एचयूआर क्लेम कर सकते हैं को-पार्टनर। को-पार्टनर का मतलब होता है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो मेल मेंबर हैं उनको को-पार्टनर बोलते हैं। कर्ता उसका बेटा वो को-पार्टनर कहलाता है। बच्चा जिसका अभी जन्म नहीं हुआ है, माँ की मॉम में है, वो भी हकदार होता है। और जो माँ है कर्ता की वाइफ, उसका इक्वल शेयर होता है। डॉटर का भी अब राइट हो गया आफ्टर हिंदू सक्सेशन एक्ट। और एक माइनर बच्चा जिसकी उम्र 18 साल से कम है वो भी नेचुरल गार्जियन के थ्रू पार्टीशन क्लेम कर सकते हैं। अब पार्टीशन करने का तरीका क्या है? व्हाट इज द मोडस ऑपरेंडी? इसकी मोडस ऑपरेंडी है, आप कोई भी जो क्लेमेंट है वो कोर्ट में केस डाल सकता है पार्टीशन के लिए। दूसरा तरीका यह है, एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जा सकता है और सारे मैटर को आर्बिट्रेटर को दिया जा सकता है
और आर्बिट्रेटर उसका निपटारा कर सकते हैं और अवार्ड कर सकते हैं, उसके थ्रू भी पार्टीशन हो सकता है। और थर्ड तरीका ये है कि आपस में बैठकर एक मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग बना ली जाए कि कौन सी प्रॉपर्टी किसकी होगी, किसको क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो इस तरीके से पार्टीशन हो जाता है और जो मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग में लिखा है उस हिसाब से वो एसेट्स का हैंडओवर बंटवारा हो जाता है। तो ये मॉडस ऑपरेंडी है। अब एक इशू आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन। क्या ये जरूरी है और इसके इम्पैक्ट क्या है? सामान्यतः ये देखा गया है कि आज की तारीख में जब हम परिवार के साथ बैठे हैं, सारी चीज़ें ठीक हैं, सारे सद्भाव के साथ काम हो जाता है, लेकिन कुछ क्षणों के बाद आपस में मनमुटाव हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें अननेसेसरी झगड़े का भी कारण हो जाती हैं। तो इसलिए ये हमेशा अच्छा है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन बनाना चाहिए, जिसको हम मेमोरेंडम ऑफ पार्टीशन, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी बोलते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन करने से फ़ायदा ये होता है कि एक एविडेंस क्रिएट हो जाता है और वो एविडेंस सबके लिए मान होता है, समाज में भी मान होगा। अब इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ कराएं? इसका रजिस्ट्रेशन सब रजिस्ट्रार के यहाँ करा सकते हैं। दूसरा, इसका नोटराइज भी करा सकते हैं। नोटराइज भी दो तरह के होते हैं। एक तो नोटराइज होता है, नोटराइज ऑफिसर अपनी मोहर लगा देता है और आपको दस्तखत करके दे देता है। एक नोटराइजेशन क्या होता है कि वो बाकायदा नोटराइज रजिस्टर्ड में एंट्री करता है और जो क्लेमेंट हैं उन सब के फ़ोटो लगाता है। जैसे सब रजिस्ट्रार की यहाँ रजिस्ट्री होती है, उसी तरीके से नोटराइज उसका रिकॉर्ड रखता है। तो यदि हम सब रजिस्ट्रार के यहाँ डॉक्यूमेंट रजिस्टर कराएंगे तो क्या होगा, आपको जो एसेट्स हैं, जो वैल्यू है, उस पर स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। मान लो मूवेबल प्रॉपर्टी और रिमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उस पर स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। तो इसलिए ये बेहतर समझा जाता है कि भाई अननेसेसरी ड्यूटी किस लिए देनी है। जहाँ तक इमूवेबल प्रॉपर्टी का सवाल है, वो तो प्रॉपर्टी टाइटल ट्रांसफ़र होगा तो स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, लेकिन जो मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उस पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी यदि आप नोटराइज उसको करा लें और वो भी वैलिड डॉक्यूमेंट होता है। तो इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट की को हमें पार्टीशन के इंस्ट्रूमेंट की रजिस्ट्रेशन इस तरीके से हम करा सकते हैं। अब ये बहुत इशू आता है कि जब बंटवारा हो रहा है तो क्या ये ज़रूरी है जो सारे मेंबर हैं उनको बराबर हिस्सा दिया जाए, या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। एचयूएफ के अंदर कर्ता को ये पावर है कि वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकता है। मान लो परिवार में 4 लोग हैं, एक बच्चा कमज़ोर है तो उसको कर्ता ज़्यादा पैसा दे सकता है, या ऐसा भी हो सकता है बड़ा बच्चा है, उसने पहले ही प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहा है, सारे काम उसके प्रॉपर्टी से हो रहे हैं, तो उसको कम शेयर दिया जा सकता है। तो इट इज़ प्योरली डिस्क्रिशनरी ऑफ द कर्ता कि किसको कितना शेयर दिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट भी इसमें डिसाइड किया है कि कर्ता हैज वाइड पावर और वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। स्टाम्प ड्यूटी ऑन पार्टीशन वो मैंने आपको पहले ही जिक्र कर दिया है, रजिस्ट्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन। तो इसको यदि हमें ज़रूरत हो स्टाम्प ड्यूटी की रजिस्ट्रेशन कराने में तो हम वी हैव टू टेक द डिसीजन अकॉर्डिंगली। जहाँ तक रियल इस्टेट का सवाल है वो तो रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा, उसमें स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, लेकिन जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको हम स्टाम्प ड्यूटी से बचा सकते हैं। अब इनकम टैक्स का जो प्रोविज़न है कि जब आप पार्टीशन करते हैं तो उसकी एक इंटीमेशन कॉपी ऑफ द पार्टीशन डीड डिपार्टमेंट में फाइल करनी पड़ती है और डिपार्टमेंट उसकी इंक्वायरी करता है। इंक्वायरी का मतलब ये है ही इंक्वायर्ड फ्रॉम द मेंबर्स कि भाई ये पार्टीशन ठीक हुआ है, सब तरीके से ठीक है, तो वो एक ऑर्डर पास करता है, वो ऑर्डर बाइंडिंग होता है। इस तरीके से सेक्शन 171 इसका प्रोविज़न करता है कि क्या करना चाहिए। तो ये इनकम टैक्स का प्रोविज़न है और
यदि पार्टीशन की इंटीमेशन इनकम टैक्स ऑफिस को दे दी गई है तो उसको वो जनरल ऑर्डर पास नहीं करेगा। मतलब इफ द असेसमेंट इज डन इट शैल नॉट बी वैलिड एंड इट हैज टू बी सेट असाइड सो डेट द असेसमेंट कैन बी मेड इन कन्फर्मिटी विद द ऑर्डर अंडर सेक्शन 171। कहने का मतलब ये है कि जो पार्टीशन का ऑर्डर असेसिंग ऑफिसर करेगा उसके हिसाब से ही रेगुलर असेसमेंट होगा। तो ये सेक्शन 171 का प्रोविज़न है जो कि HUF के पार्टीशन पर अप्लाई होता है। लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में ये देखा गया है कि जब से ये फेसलेस सिस्टम आया है तो पार्टीशन के ऑर्डर की इंटीमेशन जुडिशियल असेसिंग ऑफिसर को दी जाती है, लेकिन वो उसका कितना इम्पैक्ट लेता है, क्योंकि जनरली ऐसा देखा गया है कि प्रेजेंट सिनेरियो में 171 के ऑर्डर पास नहीं हो रहे हैं। तो ये तो डिपार्टमेंट को देखना है कैसे करना है, लेकिन एक्ट की रिक्वायरमेंट ये है। कैपिटल गेन ऑन द एसेट रिसीव्ड ऑन पार्टीशन, जो आपको HUF के पार्टीशन से कैपिटल रिसीप्ट मिली है उसकी नेचर क्या है, क्या उस पर कैपिटल गेन लगेगा? नहीं। ये पहले जो प्रॉपर्टी थी वो ज्वाइंट प्रॉपर्टी थी और जो रेसिपेंट है उसका वह इक्वल शेयर है, उसमें उसका राइट है और वो राइट को आइडेंटिफाई करके उसको मिल रहा है, इसलिए कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन यदि जो एसेट आपको पार्टीशन में मिली है और वो आप फर्दर बेचते हैं तो उस पर कैपिटल गेन आपकी इंडिविजुअल कैपेसिटी पर लगेगा और उसके लिए कॉस्ट क्या होगी? इसके लिए कॉस्ट वो होगी जो प्रीवियस ओनर की होगी। मतलब HUF ने जो प्रॉपर्टी वो एक्वायर की थी उस कॉस्ट लगेगी और इंडेक्सेशन का बेनिफिट या जो भी प्रोविजन है इनकम टैक्स के वो आपको पूरे मिलेंगे। तो ये कैपिटल गेन की पोजीशन रही। अब HUF के बाद बंटवारे के बाद जो प्रॉपर्टी आपको मिली उसका स्टेटस क्या होगा? जो प्रॉपर्टी आपको मिली है उसका स्टेटस HUF ही रहेगा। जैसे आपके बाबा ने प्रॉपर्टी का बंटवारा किया तो आपके पिताजी को जो प्रॉपर्टी मिली वो आपकी HUF होगी, उसका करेक्टर HUF होगा। और बंटवारे के समय यदि मान लो कोई बच्चा है जिसकी शादी नहीं हुई है और शादी होने के बाद उसकी वो प्रॉपर्टी HUF में कन्वर्ट हो जाएगी, तो HUF में जो प्रॉपर्टी मिली है उसका नेचर, उसका करेक्टर HUF ही रहेगा। तो ये टैक्स प्लानिंग के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जब पार्टीशन के बाद जो बैचलर बच्चा है जिसकी शादी नहीं हुई है तो शादी होने के बाद वो प्रॉपर्टी मान लो 10 लाख रुपए मिस्टर ए को मिले और शादी 4 साल बाद हुई तो 10 लाख प्लस इनकम अर्न ऑन दैट अमाउंट विल कॉन्स्टिट्यूट द HUF प्रॉपर्टी। तो मैं समझता हूँ कि HUF के बंटवारे के बारे में क्या प्रोसीजर है, कैसे है और आप HUF क्यों बंटवारे की तरफ जा रहे हैं, मैं समझता हूँ ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, सबको उपयोगी है। मुझे आशा है कि आपको इसका लाभ होगा। यदि आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर पर मेरा ID पर आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। धन्यवाद।